हमारे मेहमान। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं रंगमंच की जानी-मानी हस्ती नादिरा जहीर बब्बर से। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। नादिरा जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। एक बार फिर रेडियो में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत आपका शुक्रिया मुझे बुलाने का। रेडियो में आके हमेशा ही अच्छा लगता है, आज भी बहुत अच्छा लग रहा है। पुराने दिनों की याद ताजा हो गई। पुराने दिनों की याद तो ताजा हो गई। वो दिन जब हम लोग एक छोटे मोटे प्रोग्राम्स करने के लिए भी जाया करते थे और बहुत अच्छा लगता था। 100 रुपए का चेक मिलता था और उसको लेके दौड़ते हुए जाते थे कनॉट प्लेस। वहाँ एक दुकान हुआ करती थी, शायद अब भी हो, गेंदामल जी की जी। तो वो हमारे 2 रुपए काट के हमें वहीं के वहीं हाथ के हाथ 98 रुपए दे देते थे। वाह। तो ऐसा लगता था कि बहुत रईस हो गए जी। और फौरन वापस घर आके उसको खर्च करते थे। क्या बात है। ये बताएं कि ये जो रंगमंच का शौक है, ये किस जमाने से पनपा था आपके मन में और कब से आप मंच पर हैं? रंगमंच का शौक उस तरह से तो मुझे कभी नहीं था, ना मैंने कभी रंगमंच किया था या कुछ उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन इस तरह से मैं ज़रा खुशकिस्मत थी कि मेरे घर में एक बहुत ही सांस्कृतिक एक माहौल रहता था, क्योंकि मेरे माँ-बाप दोनों ही सैयद सज्जाद ज़हीर साहब और मेरी माँ रज़िया सज्जाद ज़हीर दोनों ही लेखक भी थे और उन्होंने ही इस मुल्क में प्रगतिशील लेखन संघ की बुनियाद डाली थी। जी, काफी सक्रिय थे और बहुत ज़्यादा लेफ्टिस्ट थे दोनों। उन्होंने ज़िंदगी भर यही काम किया और इसी के लिए जिए। जी। तो मेरे घर में बचपन से मैंने इन सब अदीबों को, चाहे वो राजेंद्र सिंह बेदी जी हों, चाहे वो इस्मत चुगताई जी हों, चाहे वो मजाज साहब हों, चाहे वो साहिर लुधियानवी जी हों, इस्मत खाला हों, तो ऐसे लोगों को मैंने बचपन से देखा और हम लोगों ने बचपन से उनको किसी को खाला, किसी को चचा, किसी को मामू। ये तो बड़े होने के बाद मुझे पता चला कि ये हमारे सगे चचा या मामू या खाला नहीं है। जी। तो ऐसे माहौल में पले बढ़े और पढ़ाई में मैं बहुत ही ज्यादा फिसड्डी थी। और मेरी जो बड़ी दोनों बहनें थी वो बहुत ही अच्छी थी, उनका नाम अखबारों में छपता था, तो उनके मुकाबले में मेरा फिसड्डीपन और भी ज्यादा उभर के आ जाता था। जी। फिर जब बीए में भी 3rd डिवीजन आया तो ये मसला हो गया कि अब इनको क्या कराया जाए। तो मैं लाइब्रेरी साइंस पढ़ने वाली थी, उसी का मैंने फॉर्म भी भरा था और महज इत्तेफाक से मेरे वालिद साहब की मुलाकात श्री इब्राहिम अलकाजी साहब से हुई, जी। जो डायरेक्टर थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। जी। और उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ज़हीर साहब अपनी बेटी को स्कूल ऑफ ड्रामा में डाल दीजिए, हम लोग चाहते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे घरों की लड़कियां आए इस फील्ड में। तो मेरे अब्बा ने कहा उसने तो कभी कुछ किया नहीं। उनका नहीं, फिर भी जी 3 साल का कोर्स है, नहीं होगा तो। और फिर उस साल जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए, उसके बाद से फिर ड्रामे के ही होके रह गए। 1 साल जरा दिक्कत हुई थी, उसके बाद से तो फिर अचानक आपने घर छोड़ा होगा और अचानक दिल्ली और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वो आपके शुरुआती दिन, तो किस तरह का माहौल था, किस तरह के जज्बात होते थे जहन में? दिल्ली तो हम लोग आ चुके थे, हमारी फैमिली शिफ्ट कर चुकी थी दिल्ली 2 साल पहले ही। जी। और बाकी स्कूल ऑफ ड्रामा में थोड़ा सा तो हुआ था, एक अड़चन महसूस होती थी, क्योंकि वहाँ का बड़ा खुला ही सा एक माहौल था और मैं लखनऊ से आई थी। बेशक हमारे घर में बहुत मॉडर्न और बहुत ही सोचने समझने वाला रोशन ख्याल माहौल था, लेकिन फिर भी एक छोटे शहर की जहनियत और एक बड़े शहर और फिर वो भी स्कूल ऑफ ड्रामा, जी। तो थोड़ी दिक्कतें तो आई थी, लेकिन इतनी नहीं। उन दिनों एनएसडी में आपके साथी कौन थे? मेरे क्लास फेलो थे मनोहर सिंह जी, जिनका देहांत हुआ अभी। जी। और वो ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे और वो हमारे क्लास में आए थे। बाकी एक ब्रिजभूषण सानी साहब हैं, जो आवाज के काफी बड़े कलाकार माने जाते हैं, हमारे सहयोगी। हाँ जी। और किरण भटनागर आजकल संगीत नाटक अकेडमी में। उस तरह से कोई रंगमंच करने वाला उस तरह से नहीं है।
तो एनएसडी ने आपकी जिंदगी पर कितना बड़ा असर डाला और आपकी शख्सियत को कितना बदला? बहुत, सब कुछ। मैं समझती हूँ कि मेरी शख्सियत का एक एक कतरा अलकाजी साहब की देन है। और अगर वो मेरे उस्ताद ना होते तो शायद आज मेरी जो भी थोड़ी बहुत एक समुंदर में एक बूंद के बराबर भी अगर मेरी कोई औकात है तो ये उनकी मेहरबानी की वजह से है जी। और मैं इस बात को बड़े फख्र से और बहुत ही शुक्रगुजारी से कहती हूँ कि वो मेरे टीचर रहे। मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी, वो बदनसीब है जिन्होंने उनसे पढ़ा और ये बात नहीं कह पाते। वाह। उन दिनों में एनएसडी में जब आपने अभिनय की तालीम लेनी शुरू की एक तरह से, तो पहला नाटक कौन सा किया था? मेरा जो पहला नाटक था वो अमाल अल्लाना, जो अलकाजी साहब की बेटी थी जी, और वो रेपेट्री में थी, वो एक नाटक कर रही थी और उसमें एक बारमेड की जरूरत थी। शराब खाने में एक लड़की जो शराब बेच रही, सिर्फ 2-3 मिनट का रोल था मेरा जिसमें मुझे खड़े होके सोल्जर्स को सब शराब पिलानी थी और एक गाना गाना था। तो सब हो गया रिहर्सल वगैरह, लेकिन जब मैंने अपना कॉस्ट्यूम देखा तो मैंने देखा कि मेरा एकदम घुटनों से भी ऊपर एक मिनी स्कर्ट के किस्म का एक है और बहुत ही लो कट ब्लाउज और एकदम गालों पे लाल लाल एकदम ब्लशर लगाया उन्होंने और एक ऊपर एक्स्ट्रा लिप लाइन बनाई। और मैंने जो अपनी शक्ल देखी और अपने कपड़े देखे और जो मैंने रोना शुरू किया, मैंने कहा ये मैं पहन के नहीं जा सकती बाहर। फिर अलकाजी साहब ने आके मुझे समझाया कि इंसान की शर्म उसकी रूह में और उसकी आंखों में होती है जी, कपड़ों में नहीं होती। वाह, क्या बात है। तो इस तरह से फिर वो रोल किया आपने? जी, मैंने किया और बहुत उसकी तारीफ हुई और मुझे यह हैरानी हुई कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया। और तारीफ किस बात की हुई, दूसरे दिन अखबार में आया कि नादरा स्टील्स द सीन। वाह। तो मुझे बड़ा अजीब लगा और मैंने तो अखबार पढ़ा भी नहीं था जी। जब स्कूल पहुंची तो वहां पे सब लोगों ने कहा कि अच्छा हमें पता चल गया, तुम जरूर उसको जानती थी क्रिटिक को। मैंने कहा अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि ये रिव्यू आया है जी, लेकिन खैर अच्छा रहा। आगे बढ़ने से पहले एक गीत सुन लिया जाए। जरूर सुनिए जी। मेरा पहला गाना जो मेरी पसंद का है वो प्यासा का है। हाँ। एक डुएट है गीता दत्त जी और रफी साहब की आवाज में और मोहब्बत की शोखी का बहुत ही प्यारा साहिर साहब का गाना लिखा हुआ है, हम आपकी आंखों में। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो। फूल मोहब्बत के जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दें तो, इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के। जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दें तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। हा 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 हा। हम आपको ख्वाबों में ला के सताएंगे, हम आपकी आंखों से हम आपको ख्वाबों में ला के सताएंगे, हम आपकी आंखों से नींदें ही उड़ा दें तो, हम आपकी
की आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो पहला नाटक आपने कौन सा निर्देशित किया था और कब किया था? पहला नाटक किया था मैंने, उसका नाम था बीमार। वो मेरे अब्बा का लिखा हुआ नाटक था और मैंने किया था उसे दिल्ली में 74 में जी। और इप्टा के लिए किया था। लेकिन कुछ तो नाटक अच्छा नहीं था, लिखा हुआ भी बहुत अच्छा नहीं था। अच्छा है मगर उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा होना चाहिए। और कुछ शायद मैं उसको उस तरह से उस वक्त समझ भी नहीं पाई थी, तो उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी नहीं हुई थी और मुझे उससे बहुत ज़्यादा मायूसी और गम हुआ था कि मैंने ये काम अच्छा नहीं किया। इसके बाद आपका अगला कदम क्या था? उसके बाद एनएसडी के कुछ स्टूडेंट्स, तब तक मैं तो पास कर चुकी थी एनएसडी और बाहर जाके वापस भी आ चुकी थी, तो एनएसडी के कुछ स्टूडेंट्स उस साल के जो फाइनल ईयर के थे उसमें उस बैच में ये थी नीलम चौधरी और काफी सारे लोग थे, गंभीर थे, राज थे। तो राज जी यानी राज बब्बर साहब जी, वो लोग सब मेरे घर आए कि आप हमारे लिए एक प्ले कीजिए। तो उनके लिए मैंने जस्मा ओढ़न डायरेक्ट किया था। और फिर उसके बाद मैंने किया गालिब एकेडमी के कहने से यहूदी की लड़की जी, जो बहुत बहुत कामयाब हुए ये दोनों प्लेस और बहुत नाम। उसके बाद फिर मैंने डिजायर अंडर द एल्म्स किया। उसके बाद तो फिर एक के बाद मैं डायरेक्ट करती चली गई और कुछ प्लेस में एक्ट भी किया। उन दिनों कैसा माहौल था दिल्ली का? छोटे पर्दे की घर में जिस तरह से हस्तक्षेप होता है वो नहीं हुआ था, टेलीविजन नहीं आया था, जो फिल्में थी और दिल्ली रंगमंच का एक बड़ा केंद्र माना जाता था। किस तरह का माहौल था 70 के दशक के बीच के साल? अच्छा था, काफी अच्छा था। मुझे याद है, यानी मैं सरदार पटेल विद्यालय में उस वक्त पढ़ाती थी क्योंकि मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था और मैंने इसरार किया था अम्मी से कि आप छुट्टी लीजिए, मैं 1 साल चाहती हूँ आप घर पे रहें, आराम करें, मैं नौकरी करूँगी। तो मैं वहाँ से 1-1:30 बजे फ्री होके उसके बाद से लगातार रात को 10 बजे तक रिहर्सल्स करती थी, कम से कम 4 या 5 रिहर्सल्स। वाह। अलग अलग जगह पे, किसी फैक्ट्री में, किसी कॉलेज में, कहीं, सबके लिए अलग अलग घूम घूम के प्लेस। और उसी बीच में एक्ट भी कर रही थी दीनानाथ जी के साथ। उसी दौरान मैंने शाबाश अनारकली किया था जिसमें मैंने अनारकली किया और जो बहुत मशहूर हुआ था उस वक्त। और उसी वक्त मैंने हबीब साहब के साथ पहली बार एक्ट किया था। उनका नाटक था सूत्रधार 77 जी, उसमें मैंने एक्ट किया था। और बहुत सारे, शेर अफगन किया था रंजीत कपूर के डायरेक्शन में। तो काफी अच्छा था उस वक्त माहौल। लेकिन ये नहीं कि वहाँ उस वक्त भी छोटे पर्दे का कोई आकर्षण नहीं था, तब भी चीजें होती थी। हाँ, इस तरह से नहीं था जैसे आज है। जी, आज ये है कि एनएसडी एक सीढ़ी का काम करता है। लोग एनएसडी से ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद उनका लक्ष्य कहीं और होता है, छोटे पर्दे पर या बड़े पर्दे पर।
उस तरह का माहौल तो तब नहीं रहा होगा। नहीं, तब भी था, लेकिन कम था। और इस बात को मैं उसूलन गलत समझती हूँ कि ये शिकायत के तौर पे क्यों कहा जाता है कि रंगमंच वाले छोटे पर्दे पे चले गए या फिल्मों में चले गए। जी, वही रंगमंच के ही रंगकर्मियों से ही क्यों आशा की जाती है कि वो बलि के बकरे बन जाएं और देश की कला के लिए शहीद हो जाएं। कहा जाए, अगर रंगमंच उनको पैसे नहीं देता, खाने को नहीं देता, घर का किराया नहीं होता, बच्चों की फीस नहीं होती, तो वो क्या करें? वो तो जाएंगे ही छोटे पर्दे पे, करेंगे फिल्में। हर किसी का हक होता है, जरूरत होती है कि वो अपने घर को सुख और उसके लिए शोहरत मिले, ये भी उसकी ख्वाहिश होती है। जी हाँ, ये जरूर मेरी एक शिकायत है कि करें जरूर फिल्में, मगर कम से कम साल में एक नाटक तो करें। जी, अगर हम अपने गांव के पुश्तैनी घर को छोड़ के शहर में आके बड़ा घर खूबसूरत ले लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पुश्तैनी घर को बिल्कुल ही भुला दें, वहाँ घास उगाए। कम से कम साल में एक बार जाके वहाँ सफाई करवा के दिवाली होली जाके वहाँ एक दिया तो जलाना चाहिए। बिल्कुल। इस बड़े अच्छे ख्याल के साथ ही अब हम एक गाने की तरफ बढ़ें। बिल्कुल बढ़े। और अब जो मैं गाना बजा रही हूँ वो इसी बात को लेकर है, रंगकर्मियों के बारे में, रंगकर्मियों के हताश ना होने के बारे में। जी, वो है शायद आंखें फिल्म का। पटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोट, अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, अरे भेजा क्यों सरकाने का, सही बोलता है, टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है, पटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, और भेजा क्यों सरकाने का, सही बोलता है, टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है, सही बोलता है। चिकन करी उसको मांगता पत्ती हरी, जेब में तेरे 10 रुपया, पीले कटिंग खा ले भजिया, खाने का है चिकन करी उसको मांगता पत्ती हरी, जेब में तेरे 10 रुपया, पीले कटिंग खा ले भजिया, किस्मत पे रोने का नहीं, कैलेंडर बदलते रहने का, अरे भेजा क्यों सरकाने का, अरे टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है, सही बोलता है। आज तो है अंधेरा, कल होगा उजाला, अरे अपनी दिवाली होगी, किसी और का होगा दिवाला, कल देख लेना पैसा होगा गोदी भरकर, इनकम टैक्स ऑफिसर तो हाथ धो के ही पीछे पड़ जाएगा। पटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, और भेजा क्यों सरकाने का, सही बोलता है, सही बोलता है, और टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है, सही बोलता है। अरे भलताइच पकड़ा बाप, लाइन में आ, लाइन में आ, तेरे भी दिन आएंगे छोटे,
अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, लाइफ में चलते रहने का, लाइफ में चलते रहने का। दिल्ली कब छोड़ा आपने और कब मुंबई का रुख किया? मेरे मियाँ 78 में आ गए थे बम्बई जी। और 80 में हम लोग आ गए थे, मैं और मेरी बेटी, जी। जब उन्होंने यहाँ घर ले लिया था। तो आज समझिए 25 साल तो हो ही गए। राज साहब से मुलाकात कब हुई थी और किस तरह से उनके साथ थिएटर का काम आगे बढ़ा और किस तरह से जिंदगी शुरू हुई उनकी? आपने छलांग लगा दी। मेरी शादी को भूल के आप इधर आ गए बम्बई। शादी मेरी तभी हुई जब मैंने उनको डायरेक्ट किया जी। तो उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मुझसे शादी करना चाहते हैं और मैं राजी हो गई। और फिर हमारी सन 75 में शादी हुई और उसके बाद ये बम्बई आए और यहाँ आके कामयाब हुए। जी। फिर 80 में उन्होंने घर खरीद लिया तो 80 में हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। 81 में मैंने यहाँ पर फिर एकजुट बनाया। जी। इससे पहले मैंने दिल्ली में इतना काम किया लेकिन वहाँ मैंने अपनी संस्था कोई नहीं बनाई थी। जी। उसका भी एक ये कारण था कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि संस्था बनाने से रंगकर्मी जो है वो संस्था के ज्यादा हो जाते हैं, रंगमंच के कम रह जाते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने तो सोचा था कि मैं जैसे दिल्ली में काम करती थी कि सबके साथ मिलके यहाँ वहाँ जाके करती रहूंगी। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मुमकिन नहीं हो पाएगा कि सबके अपने अपने बड़े किले बने हुए थे। जी। तो उस किलों में घुसना बड़ा मुश्किल था। तो फिर हमने सोचा चलो हम भी अपना एक छोटा सा किला तो नहीं मगर झोपड़ी तो बनाए। तो हमने एक संस्था बनाई, उसका नाम रखा एकजुट। जी। एकजुट आज एक भारत का बड़ा ही महत्वपूर्ण थिएटर ग्रुप है। जिस वक्त एकजुट की स्थापना की जा रही थी किस तरह के आपके सपने थे और आज आपको क्या लगता है कि कितने सपने पूरे हुए हैं? मैंने एक्चुअली बहुत ज्यादा कोई सपने देखे नहीं थे। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा सपने नहीं देखती। मुझे और ना मेरी उस तरह की कोई एम्बिशंस हैं कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी कोई अवार्ड मिल जाए, मैं कहीं जाके झंडा गाड़ दूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एकजुट बनाया, मेरे 5-10 साथी जो लगातार दिल्ली में भी मेरे साथ थे वो सब हमारे और राज जी के साथ सब यहाँ आ गए थे और वो सब भी पीछे पड़े थे कि अपना कुछ बनाते हैं करते हैं। तो उन सब की भी ख्वाहिश थी कि चलो एक प्लेटफॉर्म सबको मिलेगा। और हम लोगों ने बस 1-2 चीजें सोची थी कि हम हमेशा ऐसा रंगमंच करेंगे जो हमें खुशी दे और कभी ऐसा हमें ना महसूस हो बाद में सोच के कि हमारी आगे आने वाले लोग ऐसा सोचें कि इन्होंने ऐसा छिछोरा रंगमंच क्यों किया। तो कम से कम जब भी हम करें, कोई भी नाटक करें, तो कोई उसमें बात ऐसी हो जो आप लेके जाएं अपने घर, आपके दिल को छुए, इस तरह का। एकजुट का पहला नाटक कौन सा था बॉम्बे में जब एकजुट की शुरुआत हुई थी? पहला नाटक था मैक्सिम गोर्की का लिखा हुआ नाटक है, बहुत मशहूर, दी लोअर डेप्थ्स। उसका हमने किया था। उसका नाम था हिंदी में तलछट। जी। वो और दिल्ली का किया हुआ एक नाटक यहूदी की लड़की, जी, उसको फिर से करके इन दोनों नाटकों को मिला के एकजुट की यहाँ पे ओपनिंग हुई थी। जी। और बहुत ही ज्यादा जोश के साथ यहाँ पे दर्शकों ने उसको लिया था, स्वीकार किया था और बहुत प्यार और इज्जत मिली। उन दिनों राज बब्बर साहब थिएटर में रंगमंच पर सक्रिय हुआ करते थे या वो फिल्मों की ओर चले गए थे? नहीं, वो तो फिल्में ही कर रहे थे। जी। उन्हीं के पैसे से तो हम लोग रंगमंच कर रहे थे। इससे पहले दिल्ली में आपने उनको डायरेक्ट किया है, आप निर्देशक थी, बनी वो अभिनेता बने, वो कौन सा नाटक था या कौन से नाटक थे? हमने 2-3 नाटक ऐसे किए। जसमा ओढ़न में किया जी, और फिर मैंने स्वप्न वासव दत्ता किया था जिसमें उन्होंने राजा का रोल किया था, और मेहा उजली किया था, उसमें भी किया था उन्होंने मेहा का रोल। और
बहुत सारे मैंने टेलीविजन के प्रोग्राम्स किए थे जिसमें मैंने उनको कास्ट करती थी मैं हमेशा। तो कैसा अनुभव होता था एक निर्देशक के तौर पर? राज बब्बर साहब किस तरह के अभिनेता होते थे आपकी नजरों में उन दिनों में? बहुत अच्छे और बहुत साफ और सच्ची बात कहने वाले और बहुत मेहनती। मैंने बहुत कम एक्टर्स ऐसे देखे हैं जो अपने डायरेक्टर की बात को अल्टीमेट समझें, फिर भी अपने दिल की सच्ची बातें कहें, और अगर एक बार कन्विंस हो जाए तो फिर इतनी मेहनत करें कि डायरेक्टर ने जितनी उम्मीद की है उससे कहीं ज्यादा करके दिखाएं। जी, आपने कहा कि शुरुआती नाटकों को बड़ी कामयाबी मिली थी, बहुत श्रोताओं का प्यार मिला था। मुंबई में उन दिनों हिंदी थिएटर की दिक्कतें क्या थीं और क्या आज वो दिक्कतें कुछ बदली हैं? थिएटर की दिक्कतें पूरी दुनिया में हैं। हिंदी थिएटर की भी वही दिक्कतें हैं और अपने देश में भी बाकी सब थिएटर वालों को भी वही दिक्कतें, अगर वो अच्छा थिएटर करना चाहते हैं तो। जी, अगर वो बेडरूम कॉमेडीज कर रहे हैं या कोई फ्लॉप हीरोइन आके सिर्फ पैसे के लिए 10-12 शोज करके निकल जाती हैं, तो ना उनका कोई कमिटमेंट होता है, ना उनका कोई थिएटर के प्रति समर्पण होता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं करती, लेकिन मुश्किलें तो पहले भी थी, अब भी हैं। जी। अब थोड़ी सी कम जरूर हुई है क्योंकि दर्शक बढ़ गए हैं। दर्शकों को समझ में आया है कि अच्छा थिएटर हमें देखना है, देखने जाते हैं। यही पृथ्वी थिएटर होता था जिसमें 10 लोग भी नहीं आते थे, सप्ताह में 2 दिन भी नाटक नहीं हो पाते थे। यही पृथ्वी थिएटर है जो महीनों महीनों बुक रहता है, आपको तारीखें नहीं मिलती, हम लोगों को तारीखें नहीं मिलती, हमें भी वहाँ इंतजार करना पड़ता है। हमें जो साल में सिर्फ 6 महीने तारीखें मिलती है वहाँ। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि उन्नति तो अवश्य हुई है। ये एक अलग बात है कि जितनी आप सोचे कि भाई इतनी हो जानी चाहिए थी, शायद उतनी नहीं हुई, लेकिन अगर इस तरह से सोचने लगे तो फिर हमें ये कहना पड़े कि फिर उस तरह से तो कहाँ पे उतनी उन्नति हुई है जितनी होनी चाहिए थी। है ना? जी। ये बताएं नादिरा जी कि एकजुट की इतनी लंबी यात्रा 1981-82 से आज तक की यात्रा में वो कौन सी बात है जो इस थिएटर ग्रुप को टिकाए हुए है और लगातार कामयाब बनाए हुए? वो कौन सी प्रेरणा, वो कौन सा उसूल है जिसके तहत एकजुट आज इतना कामयाबी के साथ खड़ा हुआ है? मेरे ख्याल से कुछ लोग हैं जो एकजुट के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको इस बात का पूरा श्रेय देना चाहिए। जी। एक तो है दर्पण मिश्रा जी। जी। और हनीफ पटनी जी, मेरी बेटी जूही, मेरे साथ मेरे सबसे अच्छे दोस्त राज जी। ये 4-5 लोग हैं, समी साहब हैं, शुभ्र ज्योति हैं। ये सब वो लोग हैं जो बगैर बिल्कुल ये सोचे हुए कि इससे हमारा जाती फायदा क्या हो रहा है, वो रंगमंच में लगे हुए हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि रंगमंच कोई अकेले करने की कला नहीं होती है, कोई चित्रकला नहीं है, तस्वीरें खींचना नहीं है, तस्वीरें बनाना नहीं है कि आपने कमरे में पेंटिंग्स कर ली, और इसमें तो आपको लोगों की जरूरत है। जी। और जब काम आपका तैयार हो जाता है फिर भी लोगों की जरूरत है, क्योंकि आप एक तो नाटक करने के लिए भी आपको लोग चाहिए, फिर नाटक दिखाने के लिए भी आपको लोग चाहिए। देखने वाले भी नहीं आए तो अभी आप घर पे बैठे रहो, फिर रोते रहो। तो मेरे से ज्यादा मुझे लगता है कि इन सब लोगों की तारीफ करना बहुत जरूरी है कि इन्होंने किस तरह से, और मेरे ख्याल से ये बात कि मैंने खुद कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं रंगमंच कर रही हूँ, 25 साल से एकजुट चल रहा है, तो इसके कितने नाटकों में मैं मेन रोल कर लूं। वाह। हमारे 11 नाटक एकदम जोर शोर से चल रहे हैं। उसमें से कुछ नाटक हैं जो ज्यादा जिनके शोज होते हैं, कुछ के कम होते हैं। जी। मगर उन नाटकों में से सिर्फ 2 नाटक ऐसे हैं जिनमें मैं रोल कर रही हूँ। लीड रोल तो एक में ही कर रही हूँ, जो बेगम जान, जावेद सदीकी साहब का लिखा हुआ। दूसरा है संध्या छाया। जी। उसमें मेरा रोल। बेगम जान में तो आपकी बेटी भी हैं। जी, वो भी है। किस तरह का एहसास है, एक माँ बेगम जान बनी है और बिटिया सामने अभिनय की बारीकियां सीख रही है? अच्छा लगता है, जैसे एक किसान को लगता है जब उसकी फसल तैयार हो जाती है। वाह। बहुत अच्छा लगता है। अपने बच्चे बड़े होते हैं और अगर बच्चे अच्छे इंसान बने
और बाकी सब चीजें तो समझी, लेकिन अगर अच्छे इंसान बने और सआदतमंद रहें, इज्जत करें, तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए। आर्य बब्बर थिएटर के लिए समर्पित है। तो वो मंच पर हैं जी, मगर वो इतना ज्यादा अभिनय के लिए अपने आप को नहीं लाते हैं सामने, क्योंकि और भी बहुत सारे काम है जो वो करते हैं और संभालते हैं। जी। एक जमाने में राज बब्बर साहब एकजुट में लाइट, साउंड और बहुत सारी जिम्मेदारियां ले लिया करते थे, ऐसा मैंने पढ़ा और बिल्कुल है, सुना वो है। अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं। और जब भी कोई नए नाटक की ओपनिंग होती तो आखिर की 10-12 रिहर्सल्स में वो लगातार बैठते हैं जी। और फिर मेरी जो बखिया वो उधेड़ते हैं ना उसमें। मतलब आज भी वो सबसे बड़े क्रिटिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल आंख मूंद के उनकी बात मैं सुनती हूँ, को जो मुझे मालूम है कि ये एक वाहिद इंसान है जो खुशामद के लिए कभी कोई बात नहीं कहेगा, जी। और वो ही कहेगा जो इस प्रोडक्शन के लिए फायदे की बात होगी। वाह। इस बात में मेरा बेटा भी बहुत है, मतलब बिल्कुल वो बुरा लगे अच्छा लगे वो साफ साफ कह देता है कि माँ इसमें ये गड़बड़ है, ये नहीं चल रहा है, ये आप जो सोच रही हो ना ये वैसा लग नहीं रहा है। वाह। तो ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। हाँ। इस वक्त हमारे लिए गाना बजाना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बजाइए। वो है, एक नई फिल्म है कुछ ना कहो, जी। जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ गाना है। बहुत ही खूबसूरत इसमें मोहब्बत के जो बहुत ही नर्म जज्बात है। मुझे तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो अच्छी लगती हो, कभी जुल्फों से कभी आंचल से जब खेलती हो अच्छी लगती हो। मुझे देख के जब तुम यूं ठंडी आहें भरते हो अच्छे लगते हो, मुझको जब लगता है तुम मुझ पर ही मरते हो अच्छे लगते हो। तुम में ऐ मेहरबान सारी है खूबियां, भोलापन सादगी दिलकशी ताजगी, दिलकशी तुमसे है ताजगी तुमसे है, तुम हुए हमनशी हो गई मैं हंसी, रंग तुमसे मिले हैं सारे। तारीफ जो सुन के तुम ऐसे शर्मा जाती हो अच्छी लगती हो, कभी हंस देती हो और कभी इतरा जाती हो अच्छी लगती हो। मुझे देख के जब तुम यूं ठंडी आहें भरते हो अच्छे लगते हो।
बीच में आपने कुछ फिल्में लिखी थी, फिल्में लिखने की तरफ आपके कदम बढ़े थे, वो कैसे हुआ था? बहुत पहली बात, पुराने जमाने की बात है कि मैंने कुछ सीरियल्स लिखे, कुछ फिल्में लिखी जी। और जैसे सईद मिर्जा की सलीम लंगड़े। हाँ, सलीम लंगड़े पे मतरो लिखी, फिर राहुल रवेल साहब की फिल्म समंदर। समुंदर जी। सब मालूम करके रखा है। और पंकज पराशर की एक फिल्म थी जो मेरे ग्रुप के ही 2 लोगों ने की थी प्रोड्यूस, जी। आलोकनाथ और गिरजा शंकर ने। उसका नाम था अब आएगा मजा, वो की थी। जी। और कर्म योद्धा में गाने लिखे थे। वाह। हाँ, वो हमारे अपने घर की फिल्म थी जी। राज जी थे उसमें, हमने प्रोड्यूस भी की थी। हाँ हाँ। तो ये किस तरह का एक्सपीरियंस था, फीचर फिल्में लिखना? ये इसमें से कुछ कमर्शियल फिल्में हैं, 1-2 गंभीर फिल्में हैं जिसको समानांतर सिनेमा कहा जाता है। अच्छा मैं समझूंगी कि क्योंकि मुझे ये मौका मिला, एक बिल्कुल अलग तरह की विधा, एक बिल्कुल अलग तरह की चीज मुझे करने को मिली, और उन लोगों के साथ बैठना, उनसे सुनना, उनसे सीखना। मतलब मैं अपने जो मेरे रंगमंच का जो अनुभव था ये कि जी मैं बहुत कुछ हूँ और मैं तो देखिए बाप के साथ, ये ऐसा कुछ सोच के बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल वहाँ पे इस हैसियत से ही बैठती थी कि मुझे इन लोगों से सीखना है जी। और काफी मुझे उसमें मजा भी आया करने में। फिर ये सिलसिला आगे क्यों नहीं बढ़ाया आपने? क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा घर और बच्चे और रंगमंच, उसके साथ एक तीसरी चीज शुरू करना और उसको लगातार करते रहना मुमकिन नहीं है जी। बिल्कुल मुमकिन नहीं। और वक्त को संभालना, क्योंकि रंगमंच पूरी तरह से करना, उसके साथ ही घर को संभालना इतना मुश्किल हो जाता है जी कि फिर कोई तीसरी चीज आप करने लग जाएं, कि टेलीविजन करने लग जाएं, टेलीविजन में एक्ट करने लग जाएं, जो बहुत आसानी से हो सकता है। मतलब पैसे कमाना, कि कोई भी रोल मुझे आसानी से भी किसी की भी सास या दादी में विग लगा के बन सकती हूँ, और 1-1.5 लाख रुपए महीने के कमाने कोई मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन अपनी एक लकीर कहीं खींचनी पड़ती है कि हाँ हम 5-10 हजार वाला काम कर लेंगे, उसमें ठीक है जी। वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो करने से फिर ये बाकी चीजें जो है वो हो नहीं पाती। वो मैंने करके देखा, वो होता नहीं है। जी। नादिरा जी, आपने कविताएं भी लिखी हैं, शायरी में भी आपका दखल है। ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक पहुंच रहा है? मैंने बहुत पहले, जब मैं स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ती थी जी, तब मैंने वहाँ एक कविता लिखी थी। वहाँ उस वक्त वो रेडियो पे आई भी थी। अभी फिर से आ सकती है क्या? इवनिंग न्यूज के नाम से, उन बच्चों के ऊपर थी जो वहाँ शामों को अखबार बेचा करते थे। उसके बाद से फिर बीच में छूट गया था, फिर आके वापस मैंने यहाँ पे बॉम्बे में कुछ 15-1 साल से फिर से लिखना शुरू किया, मगर कभी इतनी हिम्मत नहीं की, क्योंकि इतने बड़े बड़े शायरों के बीच में रही और इतने बड़े बड़े अदीबों साहित्यकारों के साथ उठना बैठना रहा कि कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि अपनी भी कोई जबान खोल सकूं। फिर कुछ लोगों को डरते डरते सुनाया तो उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया जी। फिर कुछ और लोगों को सुनाया, फिर कुछ और सुनाया, तो ऐसे धीरे धीरे घेरा बढ़ता गया। फिर सबने धक्का दिया कि भाई इसको छपवाओ जी। तो अब ये है कि हाँ कहीं एक जगह शायद हो जाए कुछ। मैं चाहूंगा कि अगर मुमकिन हो तो आप अपने कुछ अशआर हमारे सुनने वालों को पेश करें। जी, मैं अपनी कविता सुना देती हूँ। छोटी सी कविता है जी, उसका नाम है शर्म। जी। जब मेरी गाड़ी किसी लाल बत्ती के चौराहे पर अचानक रुक जाती है और मेरी नजर पास में खड़ी बस पे यूं ही पड़ जाती है, और बस में खड़े जब मैं किसी बहुत बूढ़े आदमी को लटकते देखती हूँ तब मेरी आंख शर्म से झुक जाती है। उस वक्त मुझे मेरे अब्बा की बहुत याद आती है। जब सब्जी मार्केट में मैं 2-2.5 हजार रुपए के सब्जी और फल तुलवाती हूँ
तो अपने पास एक अधेड़ महिला को डरा डरा सहमा सा पाती हूँ। वाह। वो आगे नहीं आती क्योंकि दुकानदार कहता है आप पीछे रहिए। बाद में वो डर डर के पाव भर सब्जी तुलवा के अपने सस्ते कपड़े के झोले में डलवाती है। प्लास्टिक के घटिया पर्स में से 10-20 मुड़े हुए नोटों में से एक 5 का नोट उसे थमाती है। तब मेरी आंख भीग जाती है, कदम उठते नहीं, रगें थम जाती हैं। उस वक्त मुझे मेरी अम्मी की बहुत याद आती है। रूहों पर धब्बे हैं और ज़मीर पर दाग हैं। किसको हम देखें, किधर हम जाएं, इसी शर्म और मलामत में हम जीते हैं। दौलतमंद होकर भी फकीरों की तरह रहते हैं। वाह, क्या बात है। ये बताएं कि इतनी व्यस्त जिंदगी में इतनी अपने आसपास की दुनिया को देखकर और इस तरह की संवेदना पैदा करने की फुर्सत कहाँ से निकलती है? ये बात मुझसे जावेद अख्तर साहब ने भी पूछी थी कि इस शहर में इतने बरस रहने के बाद भी तुम्हारी रूह जिंदा है। जी। उनका कहना था कि मेरी ज़मीर पे और मेरी रूह पे तो इतनी धूल जम चुकी है कि तुम्हारी शायरी सुन के मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें कोई बड़ी बात है नहीं है, अपने आप शायद चीजें हो जाती हैं। जी। कविताओं की दुनिया में आप अब आपकी पहली किताब आने वाली है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी कविताएं, आपके एक्सप्रेशंस जो आपने नाटक लिखे हैं उनमें इस्तेमाल किए जाएं? सकुबाई में है मेरी एक कविता जो जिससे नाटक खत्म होता है। लेकिन इसके अलावा और किसी नाटक में मैंने कविताएं तो अपनी नहीं इस्तेमाल की है। जी। और बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन फिलहाल एक गीत का वक्त हो रहा है। ये गाना जो अगला मैंने चुना है बहुत ही खूबसूरत गाना है। इसकी जो कॉम्पोजिशन है मदन मोहन साहब की, जी। वो मैं समझती हूँ बहुत ही एक नायाब सी और है। और कैफी साहब का गाना है हंसते जख्म का, तुम जो मिल गए हो। वाह, आइए सुना जाए ये गीत। जरूर। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी
के ज़मीं से भी कभी आसमान मिल गया कि जहां मिल गया। जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो, भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो तुम क्या हो, अब जो आ गए हो जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया कि जहां मिल गया। नादिरा जी, गानों में आपका दखल है, संगीत में आपकी रुचि रही है? हाँ, रही है। किस तरह के गाने आपको बहुत ज्यादा पसंद है? मुझे अगर गाने बुरे नहीं हो तो ज्यादातर गाने अच्छे लगते हैं। गाने बहुत बुरे... ही मतलब बेसिर पैर के, मतलब कुछ भी ना हो, और ऐसा भी कोई, मतलब जैसे लोग कहते हैं भाई ये मर्डर के गाने अच्छे नहीं है, कैसे पॉपुलर हो गए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी चीज जब बहुत बड़े लेवल पे पॉपुलर होती है तो जरूर उसमें कोई ना कोई अच्छाई होती है। उसको जरूर समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इतने बड़े लेवल पे अगर कोई फिल्म हिट हुई है या पॉपुलर हुई है तो उसमें एक जर्रा बराबर चीज तो जरूर होगी। सारी दुनिया यूं ही तो नहीं पागल हो सकती। जी, तो आपने गुरिंदर चड्ढा की फिल्म की है बल्ले बल्ले। हिंदी वाले उसको हिंदी में इसी तरह का कुछ बल्ले बल्ले अमृतसर टू एलए नाम दिया गया। जी जी जी। किस तरह का अनुभव था गुरिंदर चड्ढा की यूनिट के साथ काम करने का? बहुत मजेदार, और गुरिंदर खुद ही बहुत ही एक क्या कहना चाहिए, बहुत ही मजेदार एक शख्सियत है उनकी, और मुझे मेरा रोल भी बहुत अच्छा था जी। इसीलिए शायद मैंने कहा चलो, क्योंकि मैंने कभी कोई फिल्म की नहीं थी और मेरे बच्चों ने, मेरे मियाँ ने, सबने कहा एक फिल्म तो करो जी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कि बहुत मजा आया, बहुत ही ज्यादा मजा आया। क्या हम आपको आगे और फिल्मों में, इस तरह की फिल्मों में देख सकेंगे? नहीं। उसके बाद मुझे अचानक वैसे ही इतने सारे रोल मिलने लगे, धर 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 धर, मैंने कहा ना भाई अब नहीं इतना, क्योंकि उतने अच्छे से लिखे हुए रोल, उतने अच्छा डायरेक्टर, मतलब एक अलग ही बात थी उस फिल्म की जी। और फिर वही बात जो मैंने फिल्म के लिखने के बारे में आपसे कही कि फिर एक तीसरी चीज अगर एक बार चल निकला, क्योंकि पैसे का जो टेम्पटेशन होता है वो बहुत बड़ा होता है जी। अगर आपको एक बार ये लग जाए रोग, जैसे कहते हैं ना शेर के मुंह को खून लग जाए, तो अगर आपको ऐसा लगे कि भाई 20 दिन में आप 20 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो फिर आपको लगता है कि अरे। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि राज बब्बर साहब दोबारा रंगमंच पर आए और किसी प्ले में खास तौर पर मौजूद रहें, उन्हें दोबारा रंगमंच में पेश किया जाए? कभी क्या, मुझे हमेशा लगता रहता है कि रंगमंच पे आ जाए, काम करे मेरे साथ जी। और
लेकिन थोड़ी मुश्किलें हैं क्योंकि घर भी चलाना है। घर जी। चलाने के लिए खास रकम तो चाहिए महीने की पहली तारीख को, जी। नहीं तो मैं ही लड़ पड़ूंगी उनको कि भाई कहाँ से चलेगा आप घर। जी। तो वो तो बेचारे को लाने ही पड़ेंगे ना पैसे, वो कहाँ से लाएंगे। तो थोड़ा, लेकिन ये कि ठीक है वो एक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि वो हर चीज में उनका दखल तो होता ही है। जी हाँ, लगातार एकजुट से उनका जुड़ाव बना हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। थिएटर के अलावा जब खाली वक्त मिलता है, मुझे पूरा यकीन है कि मुश्किल से मिलता होगा, तो उस वक्त को आप किस तरह से गुजारती हैं? कि कैसे शौक हैं आपके, क्या शौक हैं? मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक है, और बहुत ही खराब फिल्म हो तो फिर नहीं जाती मैं। ठीक, थोड़ी भी, एक दो लोग भी कह देते हैं कि ठीक ठाक फिल्म है तो मैं चली जाती हूँ देखने। कई बार मेरे मियाँ बहुत नाराज होते कि तुम्हारी आदत कब छूटेगी, कोई भी खराब फिल्म भी रिलीज होती तुम देखने चल जाती। और एक तो मुझे खाना पकाने का बहुत शौक है जी, लेकिन रोज नहीं। अच्छा। रोज नहीं जी। रूटीन में मैं नहीं खाना पका सकती, लेकिन हाँ जब मैं उस तरह की कोई बहुत ज्यादा आदर्शवादी माँ या शायद पत्नी नहीं बनी या बन भी नहीं पाई जी। कि भाई शाम को पति घर आ रहा है तो मैं उस वक्त तैयार होके गजरे लगा के और चाय बना के वेट कर रही हूँ, या मेरा बेटा आया है तो मैं उससे कहूँ बेटा जाओ हाथ मुंह धो लो, मैंने आज तुम्हारे लिए अपने हाथ से खीर पकाई। जी। वो सब चीजें मैंने नहीं की, इसलिए मुझे कुछ खाना पकाने का शौक बहुत है। मेरे बच्चे आज भी मुझसे डिमांड करते हैं कि बहुत दिन से वो नहीं पकाया, आपने पकाइए या करिए, और अगर मैं फुर्सत में होती हूँ तो करती हूँ। और मुझे नए नए खाने पकाने का भी बहुत शौक है। मेरी अपनी एक रेसिपी क्या पूरी एक नोटबुक है, अच्छा, जिसमें मैं नोट करती रहती हूँ और सीखती रहती हूँ, नई नई चीजें पूछ लेती हूँ। कहीं भी कुछ अच्छा लगता है मुझे फौरन मैं पूछती हूँ कि भाई इसमें ये खास जो एक टेस्ट आ रहा है वो किस मसाले का है। जी। तो उस चीज में थोड़ा म्यूजिक का मुझे बहुत शौक है, म्यूजिक सुनने का। जी। तो किस तरह का म्यूजिक पसंद है? अच्छा म्यूजिक कोई भी हो, क्लासिकल हो, क्लासिकल कम, लाइट क्लासिकल ठीक है, बहुत सीरियस क्लासिकल मैं थोड़ी सी पैदल हूँ, मैं मुझे उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाती मैं, लेकिन हल्का संगीत और सूफी संगीत इसमें मेरी बहुत रुचि है। नादिरा जी, क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए? बिल्कुल सुनिए। मेरी जो अगली पसंद है वो क्रांति फिल्म का गाना है जी। लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी की कॉम्पोजिशन है, बहुत ही खूबसूरत गाना है, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। आइए सुना जाए। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
जिसकी कोई कहानी ना हो। आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। नादिरा जी, हिंदुस्तान के कोने कोने में बल्कि देश के बाहर भी हजारों लाखों लोग हमें सुन रहे हैं। ये वही लोग हैं जो रंगमंच को जानते और नहीं जानते, पहचानते और नहीं पहचानते, चलाते और नहीं चलाते हैं। इन लोगों से क्या कहना चाहेंगी आप? मैं कहना चाहूंगी आप सब से कि रंगमंच की तरफ देखिए। रंगमंच दुनिया की सबसे बड़ी कला है, क्योंकि इसमें सब कलाओं का निचोड़ है जी। चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो पेंटिंग्स हो, क्राफ्ट हो, टेक्निक हो, शब्द हो, साहित्य हो, अभिनय हो जी। तो सब कलाओं का अगर आपको एक साथ लुत्फ लेना है तो वो रंगमंच है जी। तो उसकी तरफ आइए। वैसे भी जो हमारी अपनी जो जीवित कलाएं हैं उनका आदर करना और अपने बच्चों को भी ये सिखाना कि जीवित कलाओं का आदर करें, उनकी तरफ वापस लौटें और उनसे प्यार करें। जी, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना वक्त दिया, इतनी सारी बातें हमें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। आप लोगों के जरिए मैंने इतने लाखों लोगों से बातें की और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने सुना वो कम से कम अब जाके तो थोड़ा रंगमंच जरूर देखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नादिरा जहीर बब्बर से यूनुस खान की ये बातचीत आप सुन रहे थे हमारे मेहमान कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रमेश गोखले के सहयोग से। विविध भारती के लिए इसे प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।